हेलो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए आज की जो क्लास है पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित क्लास है और इसमें मुख्य रूप से दो टॉपिक कवर किए गए हैं। पहला टॉपिक है डिफिशियंसी से रिलेटेड और दूसरा जो है गायनोकोलॉजिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इन दो टॉपिक के 40 मोस्ट जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। बाकी इसमें सभी एमसीक्यू का आपको डिटेल भी बताया जाएगा। आपकी जो एग्जाम की डेट है वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है, आप सभी को पता ही है। और यह क्लास नंबर 2 है। कोई बात करें तो हमने अपने चैनल पर डाल दी है, तो जिन माताओं एवं बहनों ने अभी इसको नहीं देखा जाकर देख सकती हैं। और अगर आपके ऑनलाइन फॉर्म की जो बात करें तो जिन माताओं एवं बहनों ने अभी तक इसका फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए थे, जो लोग याचिका दायर किए थे, उन लोगों के लिए 21 यानी कल से ही इसका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो 25 तक आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इन सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ के लिए आप लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सभी सब्जेक्ट की और सभी जो क्लासेस हैं इनकी डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकती हैं। तो जिन माताओं बहनों को हमारी क्लासेस पसंद आती हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप सभी के लिए परीक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर डेली आते हैं। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट दिया गया है कि डैश डैश की कमी से स्कर्वी का कारण बनती है, यानी किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी विटामिन सी की कमी से आपके शरीर में जो है स्कर्वी का कारण होता है। ठीक है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है अपनी बॉडी में। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन डी की कमी से हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं। और विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, तो सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन ए का जो प्रथम मात्रा में पाया जाता है गाजर हो गई, पालक हो गई, इनसे विटामिन ए प्राप्त होता है। और जो विटामिन सी है या खट्टे फलों से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड दिया है कि गंभीर तीव्र कुपोषण क्या होता है, यानी जो गंभीर और तीव्र कुपोषण है ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें राइट इसका जो आंसर है ऑप्शन डी होगा कि ऊंचाई 7 स्कोर के लिए वजन जो है जो कम है -3 हो, यानी ऊंचाई के हिसाब से अगर आपका वजन कम है यानी गंभीर तीव्र कुपोषण का कारण हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें आगे हम बात करें क्या होता है ये, तो गंभीर तीव्र कुपोषण को ऊंचाई के लिए बहुत कम औसत वजन डब्ल्यूएचओ विकास मानकों के, यानी कि ये जो डेटा है यह डब्ल्यूएचओ के मानक के अनुसार है कि ऊंचाई मानकों 7 स्कोर के लिए और वजन जो है -3 दृश्यमान गंभीर अक्षय या पोषण की कमी के कारण है जो रोग होता है ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 दिए गए कुपोषण में वृद्धि रोध किसे कहते हैं। कुपोषण में वृद्धि रोध किसे कहते हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, आयु के अनुसार लंबाई कम होना ही वृद्धि रोध होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 दिए गए है कि शरीर की वृद्धि के लिए जो है आवश्यक खाद्य क्या होता है, अपनी बॉडी के लिए मतलब जो वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण खाद्य क्या होता है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होता है, प्रोटीन युक्त जो खाद्य हैं ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं अपनी बॉडी के लिए, शरीर के विकास के लिए। ठीक है, फिर इसमें आगे बात करें तो मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में प्रोटीन पाया जाता है। हमारी प्रत्येक सेल में, सेल यानी कोशिका में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की मूल संरचना जो है, प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। ठीक है, फिर इसमें आगे बात करें तो शरीर को ठीक होने तथा नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करने के लिए हमें अपने आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि अप्रत्यक्ष या पोषण संवेदनशील हस्तक्षेप में क्या शामिल है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, यानी कि विटामिन डी की खुराक जो है वो अप्रत्यक्ष या पोषण संवेदनशील हस्तक्षेप में शामिल होता है। ठीक है, फिर इसमें आगे बात करते हैं। रूएल और एल्डमैन जो है वैज्ञानिक है, 2013 के अनुसार पोषण संवेदनशील हस्तक्षेप स्वास्थ्य हस्तक्षेप के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता को संदर्भित करता है जो पोषण के अंतर्हित निर्धारकों को प्रभावित करता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी होता है, यह आप सभी को पता होगा, विटामिन ए, यानी जो विटामिन ए है उसकी कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं बाकी पोषक तत्व के बारे में। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर जो बीमारी वो होती है। विटामिन के की कमी से रक्तस्रावी रोग, यानी कि जो रक्त का थक्का नहीं जमता है अपनी बॉडी में, तो जिससे कि आपका रक्तस्राव जो है कंटिन्यू होता रहेगा अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है। ठीक, और विटामिन ए की वजह से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 दिया गया है, औसत गर्भावस्था के दौरान आयरन की कुल आवश्यकता कितनी होती है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो औसत गर्भावस्था के दौरान है तो आयरन की आवश्यकता 1000 मिलीग्राम आवश्यकता होती है। ठीक है, जब गर्भावस्था होती है औसत। फिर उसके बाद इसमें आगे बात करें तो यद्यपि मासिक धर्म की अनुपस्थिति जब गर्भावस्था में हो जाती है माता बहनें, तो उनकी जो मासिक धर्म है वो अनुपस्थित हो जाता है। ठीक, फिर मासिक धर्म नहीं आता है, तो के कारण पहली तिमाही, उसी की बात बताई जा रही है कि पहली तिमाही में आयरन की आवश्यकता कम होती है। जो फर्स्ट तिमाही है उसमें आयरन की आवश्यकता कम होती है, लेकिन उसके बाद उनमें लगातार वृद्धि होती है। फिर उसके बाद तिमाही के बाद लगातार आयरन की मात्रा की वृद्धि
होती है। वो कैसे? तो 55 किलो वजन वाली माताओं को, जिनका वेट जो है वो 55 किलो है लगभग, तो उनको कुल आवश्यकता 1000 मिलीग्राम की होती है आयरन की, क्योंकि फिर क्या है कि बच्चे को भी ज़रूरत पड़ती है, तो सारी जो भी माताएँ खाती हैं तो वो सारा चीज़ बच्चे को भी जाता है, वो जाता किसके माध्यम से? प्लेसेंटा के माध्यम से, ठीक है? तो इसलिए उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आयरन हो गया, प्रोटीन हो गया, सभी चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक? फिर इसका क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि दाँतों व हड्डियों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा। कैल्शियम जो है हमारी दाँतों और हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैल्शियम से ही हमारे दाँत और हड्डी जो है बने होते हैं, ठीक है? अपने दाँतों में सबसे मजबूत जो तत्व पाया जाता है दाँतों में, तो वो एनिमल होता है, ठीक है? अपनी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो पार्ट है वो एनिमल होता है। फिर इसमें आगे बात करें तो स्थूल पोषक तत्व जिनकी हमें अपने शरीर में भारी मात्रा में आवश्यकता होती है, तो इनकी बात कर लेते हैं। पोषक तत्व जिनकी सबसे ज़्यादा हमको ज़रूरत होती है डेली, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन और जल, इनकी जो है स्थूल पोषक तत्व के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है? फिर सूक्ष्म पोषक तत्व, वे पोषक तत्व जिनकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है, तत्वों से जो स्थूल पोषक तत्व हैं इनकी अपेक्षा कम मात्रा में। तो इसकी बात करें तो विटामिन, खनिज पदार्थ और आहार रेशे यानी कि जो फाइबर है, इनकी ज़रूरत हमें कम मात्रा में होती है, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9 दिया गया कि शिशु में विटामिन डी का दैनिक सेवन कितना अनुशंसित है? यानी कि जो बच्चा है, शिशु है, उसको दैनिक जीवन में यानी डेली की बात की जा रही है, उसको कितना विटामिन डी की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट जो है 400 इंटरनेशनल यूनिट उसको आवश्यकता होती है, ठीक है, शिशु को। फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं। 12 महीने से कम आयु के बच्चों को हर दिन 400 IU यानी 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता होती है, ठीक? और 12 से 24 महीने के बच्चों को प्रतिदिन 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता होती है, ठीक? ये आपको डेटा जो है वो ध्यान रखना है। फिर इसमें आगे बात करें तो विटामिन डी के विभिन्न रूप हैं, जिनमें एर्गो कैल्सीफेरॉल हो गया, विटामिन D2 हो गया, और कोले कैल्सीफेरॉल विटामिन D3 हो गया, ठीक है? विटामिन डी के दो प्रकार हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3, ये इनका रासायनिक नाम है, ठीक है? फिर आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कोलेस्ट्रॉल एक डेड है, यानी कोलेस्ट्रॉल जो होता है क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि यह लिपिड और स्टेरोल होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो लिपिड स्टेरोल होता है, ठीक है? तो इसमें आगे बात कर लेते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं के निर्माण और विटामिन और अन्य हार्मोन बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है क्या कार्य करता है? तो मानव शरीर में अपनी जो बॉडी है उसमें सेल यानी कोशिकाओं का निर्माण हो गया, विटामिन और अन्य हार्मोन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या मुख्य रूप से बाल्यावस्था की बीमारियों के लिए उत्तरदायी है? बाल्यावस्था की बीमारियों के लिए क्या मुख्य रूप से उत्तरदायी है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कुपोषण जो है यह मुख्य रूप से बाल्यावस्था की बीमारियों के लिए उत्तरदायी होता है। क्या? कुपोषण। फिर इसमें आगे बात करते हैं तो हमारे देश में यानी भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु जो है का लगभग 30% से 50% कुपोषण से जुड़ा है। यानी अपने देश में जो बच्चे की मृत्यु हो जाती है लगभग उनमें से 30 से 50% जो बच्चे मरते हैं 5 वर्ष से कम आयु के, उनको कुपोषण की शिकायत रहती है, इसकी वजह से वो मरते हैं, ठीक है? फिर इसका क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट के खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? जब किसी एथलीट को प्रशिक्षण दिया जाता है उस टाइम पे पूछा जा रहा है कि उनको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी डेली देनी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 60 से 65% जो है एथलीट के खुराक में जो प्रशिक्षण के टाइम है उनकी बात की जा रही है, उनको 60 से 65% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देनी होती है। कि जो और ज़्यादा मेहनत करते हैं एथलीट उनको फिर तो उनके खुराक में 90 से 95% जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देनी होती है, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की कमी ग्वाइटर का कारण बनती है? यानी किस खाद्य पदार्थ की कमी के कारण अपने गले में जो है वो ग्वाइटर एक घेंगा वो हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है आयोडीन, यानी कि आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर जो रोग है वो होता है, ठीक है? ग्वाइटर रोग में क्या होता है कि अपनी जो यहाँ थायराइड ग्रंथि है यह सूज जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से आप कुछ भी निगलते हैं, गुटकते हैं तो वो फिर उसमें दर्द होता है, ठीक है? तो ग्वाइटर हो जाता है और यहाँ गला भी सूज जाता है, क्योंकि यह जो अंदर थायराइड ग्रंथि है अगर ये सूजेगी तो बाहर भी एक जो गला है आपका ये भी सूजेगा, ठीक? इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो ग्वाइटर जिसे गंडमाला भी बोलते हैं, यह एक अवर्धित थायराइड ग्रंथ के कारण गर्दन में सूजन है। सामान्य थायराइड ग्रंथ अगम्य है, यानी कि सामान्य से ज़्यादा है सूज जाती है, ठीक है? तो इसमें आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है, ठीक? आगे बात कर लेते हैं किस विटामिन की कमी से क्या रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और इसमें क्या हो जाता है रिकेट्स में? तो हड्डियां मुलायम और मुड़ जाती हैं, ठीक है? फिर आगे विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी होता है। इसमें क्या होता है बेरी-बेरी में? तो कमज़ोर मांसपेशियाँ और काम करने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा बचती है बॉडी में, ठीक? फिर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है,
और स्कर्विस क्या होता है, मसूड़ों में खून आना, घाव भरने में अधिक समय लगता है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से। और विटामिन के की कमी से रक्त स्कंदन यानी रक्तस्राव जो है यह नहीं रुकता है और का है वो नहीं जमता है, खून लगातार बहता रहता है विटामिन के की कमी से, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, गर्भ के तीसरे तिमाही में कैल्शियम की प्रतिदिन आवश्यकता कितनी होती है। जब गर्भ का तीसरी तिमाही होती है तब आपको कैल्शियम की कितनी आवश्यकता होती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 1000 मिलीग्राम आवश्यकता होती है, ठीक है। आयरन की भी 1000 मिलीग्राम आवश्यकता होती है तीसरी तिमाही में, और यही जो कैल्शियम है उसकी भी जो आवश्यकता है 1000 मिलीग्राम ही आवश्यकता होती है। क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है यानी कि सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना गया है। सोयाबीन अपने एमपी में सबसे ज्यादा होता है, अपने एमपी को सोया प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का घटक नहीं है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, संतुलित आहार जो है भोजन का घटक नहीं है, क्योंकि ये सारा चीज मिलकर ही संतुलित आहार बनता है। बाकी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है सारे भोजन के घटक होते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि जंतु भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा क्या प्राप्त होता है। जो जंतु भोज्य पदार्थ हैं और जो वनस्पति भोज्य पदार्थ हैं उनके द्वारा क्या प्राप्त होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए की बात करें खनिज लवण, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, क्वेश्योरकर नामक जो कुपोषण संबंधित विकार किसके कारण उत्पन्न होता है। अभी हमने आपको ऊपर भी बताया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटीन की कमी के कारण क्वेश्योरकर नामक जो कुपोषण की संबंधित विकार है वो उत्पन्न होता है अपनी बॉडी में, ठीक। फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं, कहते हैं क्वेश्योरकर के बारे में। तो जिसे एडमेटस कुपोषण यानी इसे क्या और कहा जाता है, एडमेटस कुपोषण भी कहा जाता है। और यह मुख्य रूप से एडिमा सोफ या द्रव प्रतिधारण से संबंधित होता है। यह आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला कुपोषण का एक रूप होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि निम्न में से कौन से तत्व की कमी से टिटैनी रोग होता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम की कमी के कारण टिटैनी रोग होता है। टिटैनी रोग आपको ध्यान रखना है किसकी कमी से, बॉडी में कैल्शियम की कमी के कारण टिटैनी रोग होता है। फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं टिटैनी में क्या होता है। तो टिटैनी पेशियों के अनैच्छिक संकुचन के रूप में वर्णित एक लक्षण है, जिससे पेशियों में दर्दनाक ऐंठन, स्वर यंत्र ऐंठन और संवेदी विघ्न होता है, ठीक है। और इसे आमतौर पर हाइपोकैल्सीमिया और अन्य चयापचय संबंधी अनियमितताओं जैसे अम्ल क्षारक असंतुलन से जुड़ा होता है, ठीक। और इसको हाइपोकैल्सीमिया के नाम से भी जाना जाता है, किसे, टिटैनी को, ठीक है, कैल्शियम की कमी से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि अलग अलग पीडीएफ बनी है, इसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 1 है, ये अलग टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। गायनोकोलॉजिस्ट जो टॉपिक है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन रहेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जन्मजात विसंगतियों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली नैदानिक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। अगर ऑप्शन ए की बात करें, अल्फा फिटोप्रोटीन हो गया, ऑप्शन बी उल्वेधन यानी कि एमनियो सिंथेसिस हो गया, फिर ऑप्शन सी कोरियोनिक अंकुर प्रतिचयन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। फिर इसमें आगे बात करते हैं, जन्मजात विसंगत स्कैन जांच, जिसे मध्य गर्भावस्था स्कैन के रूप में भी जाना जाता है, भ्रूण और गर्भाशय को करीब से देखने में मदद करता है, ठीक है। तो भ्रूण और गर्भाशय को देखने में मदद करता है। यह स्कैन होने वाली माताओं को अपने बच्चे के विकास के संबंध में संभावित समस्याओं या चिंताओं के बारे में पता लगाने में मदद करता है, ठीक है। तो इसमें आगे बात करें, जो उल्वेधन ऑप्शन दिए गए ऑप्शन बी, इसके बारे में बात करें तो यह मुख्य रूप से गर्भावस्था के दौरान यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्या बच्चे में अनुवांशिक या गुणसूत्र संबंधी स्थिति जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या पटाऊ जो सिंड्रोम है, इनमें से कुछ लक्षण तो नहीं है। इसके लिए जांच की जाती है और इस जांच की डायग्राम आप देख सकते हैं, इस प्रकार से यह जांच होती है, ठीक है। ये आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रसव के दौरान माँ की देखभाल को डैश डैश कहा जाता है। प्रसव के दौरान जो माँ की देखभाल की जाती है उसे क्या कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अंतर्गर्भाशयी देखभाल। इसे क्या कहते हैं, अंतर्गर्भाशयी देखभाल, ठीक। फिर इसमें आगे बात करें, एक गर्भवती माँ की देखभाल के 3 चरण होते हैं, प्रसव पूर्व, अंतर्गर्भाशयी और प्रसवोत्तर देखभाल, ठीक है। यानी प्रसव पूर्व, फिर अंतर्गर्भाशयी और इसके बाद फिर लास्ट में प्रसवोत्तर की देखभाल, ये 3 टाइप की देखभाल होती है, ठीक है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, रजो दर्शन मीनार्क की औसत आयु डैश डैश है। जो रजो दर्शन की औसत आयु है यह क्या रखी गई है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी लगभग 13 वर्ष है रजो दर्शन की जो उम्र है वो रखी गई है, ठीक है। रजो दर्शन क्या होता है, तो महिला में पहला जो मासिक धर्म है इसे रजो दर्शन के नाम से जानते हैं, रजो दर्शन कहते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेवोनो रेस्टेल जो होता है एलएनजी आईयूसीडी को हर बार कितने समय पर बदलना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है यानी लगभग 5 वर्ष में हर बार इसे हर साल बदलना चाहिए, ठीक है, 5 वर्ष में।
इसमें आगे बात करें लेबोनो गेस्ट्रल जो है मोचक अंतर्गर्भाशयी तंत्र का एक उपकरण है जिसमें मादा हार्मोन और लेबोनोगेस्ट्रल, जिसमें मादा हार्मोन क्या होता है लेबोनोगेस्ट्रोल जो है, लेबोनोगेस्ट्रेल जो है यह क्या होता है, तो एक मादा हार्मोन होता है। इसे गर्भाशय गर्भ में रखा जाता है जहां यह 3 से 5 वर्ष तक सगर्भता को रोकने के लिए धीरे धीरे हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि गर्भावस्था के दौरान सगर्भता मधुमेह के प्रबंधन में एक नर्स की प्राथमिकता भूमिका क्या होती है, यानी प्राथमिक भूमिका एक नर्स की क्या होती है गर्भावस्था के दौरान सगर्भता मधुमेह के प्रबंधन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, आहार संबंधी सलाह प्रदान करना और रक्त ग्लूकोज रीडिंग की निगरानी करना, यह जो सगर्भता मधुमेह के प्रबंधन के लिए एक नर्स की प्राथमिक भूमिका होती है। ठीक, इसमें आगे बात करें क्या होता है सगर्भता, तो सगर्भता मधुमेह मधुमेह का एक रूप है जो गर्भावस्था के दौरान होता है, आमतौर पर दूसरे या तीसरे तिमाही में होता है। ठीक, और इसमें रक्त शर्करा का स्तर उच्च होता है जो हार्मोन परिवर्तन और इंसुलिन प्रतिरोध में वृद्धि के कारण विकसित होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि योनि परीक्षण करते समय निम्नलिखित में से कौन सा पार्टोग्राफ पर अंकित नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी योनि का तापमान और गीलापन। ठीक, योनि परीक्षण करते समय निम्नलिखित में से कौन सा पार्टोग्राफ पर अंकित नहीं होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, योनि का तापमान और गीलापन। जिसमें आगे बात करते हैं तो यह योनि गर्भाशय ग्रीवा की स्थिति और जन्म नाल के माध्यम से भ्रूण के अवरोहण की प्रगति का आकलन करने के लिए योनि का किया जाना परीक्षण है, किया जाने वाला है परीक्षण होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, पुरुष जनन तंत्र का वह भाग कौन सा है जहां नर युग्म उत्पादित होते हैं, जो नर युग्म है वो पुरुष के किस जनन तंत्र में उत्पादित होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में। ठीक, जो पुरुष जनन तंत्र है जहां नर युग्म उत्पादित होता है वृषण में उत्पादित होता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं, ये आपको डायग्राम के माध्यम से हमने दिखाया है। वृषण की जो वृषण है कि एक जोड़ी एकल वृषण जिसे बोलते हैं, दो शुक्राणु वाहिनियों और एक शिशन पुरुष जनन अंग है, और शुक्राणु एक एकल कोशिका है जिसमें सभी सामान्य कोशिकीय घटक होते हैं। यह मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो शुक्राणु होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और इसमें ये जो कोशिका है ये आपको दिखाई गई है, जो एक शुक्राणु है उसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में ये एक शुक्राणु की बात की जा रही है। ठीक है, जो शुक्राणु की एकल कोशिका है ये वही है। ठीक, ये हेड हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, फिर ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो ये सारी चीज़ इसमें डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि गर्भ की सार्विक वृत्ति क्या होती है, जो गर्भ की सार्विक वृत्ति है ये क्या होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी अंकुचन। इसे क्या कहते हैं, अंकुचन। फिर इसमें आगे बात करें, भ्रूण गर्भाशय के भीतर एक तरल एमीन से भरी एक बंद थैली में होता है। इसे गर्भावस्था के बाद के महीनों में गति करने की पर्याप्त स्वतंत्रता होती है। जब यह अपेक्षाकृत स्थिर हो जाता है तब इसकी अवस्था प्रस्तुति स्थिति और वृत्त को नोट करने के लिए आवधिक परीक्षण आवश्यक है। ठीक, फिर ये आप डायग्राम देख सकते हैं भ्रूण की। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, गर्भवती महिला द्वारा महसूस की जाने वाली भ्रूण की पहली गति क्या होती है। गर्भवती महिला द्वारा महसूस की जाने वाली भ्रूण की जो पहली गति है इसे क्या कहते हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, क्विकनिंग। ठीक, इसे क्या कहते हैं, क्विकनिंग। क्विकनिंग कहाँ से है, किकनिंग से बना है, यानी कि किक जब मारता है तब क्विकनिंग क्या होता है, तो प्रथम गर्भ स्पंदन जो होता है यह गर्भाशय के भीतर भ्रूण की गति की पहली अनुभूति होती है, इसे क्या बोलते हैं, क्विकनिंग बोलते हैं। ठीक है, जो आप 3 इडियट मूवी देखे होंगे उसमें किक मारता बोलता है बच्चा, पेट में लात मारा, वो वाली स्थिति है, सबसे पहली क्विकनिंग होती है। ठीक है, फिर आगे बात करें लाइटनिंग क्या होती है, तो तीसरी तिमाही के अंत में बच्चा माँ की श्रोणी में अच्छी तरह से बैठ जाता है या नीचे की ओर आ जाता है, या क्या होता है, यह प्रक्रिया लाइटनिंग होती है। फिर थर्ड है इंगेजमेंट। यह संवेदना जो एक गर्भवती महिला को तब होती है जब भ्रूण का सबसे निचला भाग नीचे की ओर आता है और माँ की श्रोणी में संलग्न हो जाता है। ठीक है, फिर ये वाला जो हो गया थर्ड स्टेज वो एंगेजमेंट हो गया। उसके बाद उसका फोर्थ स्टेज जो है बैलोटमेंट, तो इसकी बात करते हैं। यह विस्थापित भ्रूण के वापसी प्रभाव को महसूस करके गर्भावस्था के निदान के लिए योनि में डाली गई उंगली द्वारा गर्भाशय की भित्ति के विरुद्ध ऊपर की ओर एक तेज धक्का होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बैलोटमेंट इसे बोलते हैं। ठीक है, ये चारों चीजें आपको हमने चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया, इनमें से कुछ भी आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद शुरू होने वाली और लगभग 6 सप्ताह तक चलने वाली अवधि को डैश डैश कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि प्रसूतावस्था कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रसूतावस्था। ठीक, तो इसमें आगे बात करते हैं, तो प्रसवोत्तर अवधि जिसे प्रसूतावस्था और चौथी तिमाही के रूप में भी जाना जाता है, जन्म के बाद की अवधि को संदर्भित करता है जब गर्भावस्था से संबंधित
शारीरिक परिवर्तन गैर गर्भवती अवस्था में वापस आ जाते हैं तो। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया कि प्रसव के बाद माँ के स्तन से जो पहला स्राव निकलता है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी इसे कहते हैं कोलोस्ट्रम। इसे क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। ठीक। फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं, स्तनपान के दौरान यानी स्तनपान के शुरुआती दिनों में नई माताओं द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थ कोलोस्ट्रम में पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली और इम्यून सिस्टम जिसे बोलते हैं बढ़ावा देते हैं और संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए, मातृ और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए उपाय डैश डैश है, यानी जो मातृ है उनके बाल मृत्यु की दर कम करने के लिए कौन सा उपाय इनमें से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार करना। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिए, मतली और उल्टी जो आमतौर पर गर्भावस्था के 4 से 6 सप्ताह के आसपास शुरू होती है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। इसका जो टेक्निकल नाम है इसका मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जानते हैं। और यह जो है गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस पहले 3 महीनों के दौरान सामान्य है और आमतौर पर यह गर्भाधान के लगभग 9 सप्ताह के बाद शुरू होती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 दिया गया, प्रसव के दौरान अपरा निष्कासन किसके अंतर्गत आता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, यानी स्टेज थर्ड जो है प्रसव के दौरान अपरा निष्कासन के अंतर्गत आता है। कौन सा? तो स्टेज थर्ड। ये सारे जो क्वेश्चन है गायनोकोलॉजिस्ट से लिए गए हैं, तो इसमें गायनो वाले ही सारे, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपको इसी टाइप के क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे और इनमें से क्वेश्चन आपके 1-2 आ भी सकते हैं, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन ध्यान से देखना है। ठीक है। डायग्राम की बात करें तो यहाँ देखिए 3 स्टेज दी गई है। ठीक। एक ये फर्स्ट स्टेज हो गई, फिर ये सेकंड स्टेज हो गई और ये जो है लास्ट में थर्ड स्टेज है। ठीक। ये आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं और इन सभी के पीडीएफ आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से ज्वाइन करके सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकती हैं। उनमें सभी पीडीएफ में डायग्राम वायग्राम सब बना रहेगा आपको। ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, एलएच में डैश डैश वृद्धि होती है, यानी एलएच में क्या वृद्धि होती है। तो इसका जो राइट आंसर है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एलएच में डैश डैश वृद्धि होती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अंडोत्सर्ग में से 24 घंटे पहले। एलएच में वृद्धि कब होती है? अंडोत्सर्ग से 24 घंटे पहले वृद्धि होती है। ठीक है। फिर इसमें आगे बात करें, हाइपोथैलेमस से जो जीएनआरएच गोनाडोट्रोप्स को उत्तेजित करता है, यानी कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच जो है गोनाडोट्रोप्स को उत्तेजित करता है और गोनाडोट्रोप्स का क्या काम है? तो गोनाडोट्रोप्स एलएच का उत्पादन करते हैं। ठीक है। एलएच का उत्पादन कौन करते हैं? तो गोनाडोट्रोप्स करते हैं। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, गर्भाशय में भ्रूण की हृदय गति की सामान्य औसत सीमा क्या है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी 110 से 160 बीट्स पर मिनट जो है गर्भाशय में भ्रूण की जो हृदय की गति है वो होती है। ठीक है। इसमें आगे बात कर लेते हैं, तो 9 सप्ताह के जो गर्भ तक भ्रूण की हृदय दर 175 बीपीएम होता है। ठीक। बढ़ सकती है, जिसके बाद गर्भावस्था के अंतिम 10 सप्ताह तक सामान्य भ्रूण की हृदय दर 120 से 180 बीपीएम तक के बीच कहीं भी हो सकती है और सामान्य भ्रूण का हृदय जो है दर उसकी माँ से लगभग 2 गुना होता है। ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि एमिनोटिक द्रव के नैदानिक अध्ययन में सुनहरा रंग की पुष्टि हुई। एनिमोटिक द्रव का सुनहरा रंग किस स्थिति को इंगित करता है, जो यह किस स्थिति को इंगित करता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी आरएच असंगति जो है इसको इंगित करता है। ठीक है। फिर इसमें आगे बात करें, अगर यह एक स्पष्ट पीले रंग का द्रव होता है जो गर्भावस्था के दौरान अजन्मे बच्चे को घेरे रखता है और उसकी रक्षा करता है। यह एमनियोटिक थैली में निहित होता है और नियोटिक द्रव का सुनहरा जो रंग है आरएच असंगतता को इंगित करता है। किसको इंगित करते हैं? तो आरएच असंगतता। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा प्लेसेंटा का एक कार्य नहीं है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि गैलेक्टोपोइसिस जो है यह प्लेसेंटा का कार्य नहीं है। बाकी जो प्लेसेंटा का कार्य है, तो ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करना, बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करना प्लेसेंटा का कार्य है। अपशिष्ट को हटाना और हार्मोन उत्पादन करना, ये सारे जो कार्य हैं प्लेसेंटा के कार्य होते हैं। ठीक है। प्लेसेंटा जो है यह बच्चे से माँ के गर्भ में जुड़ा रहता है। ठीक है। तो माँ के द्वारा जो भी खाना पीना खाया जाता है वो सारा चीज़ प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे तक पहुँचता है। ठीक। ये प्लेसेंटा का कार्य पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो गैलेक्टोपोइसिस जो कार्य है यह प्लेसेंटा का कार्य नहीं है। इसमें आगे बात करें, प्लेसेंटा एक गोलाकार डिस्क है जो गर्भाशय वृत्त से जुड़ी होती है। ठीक है। एक उसी के माध्यम से बच्चों में जो भ्रूण होते हैं उनमें खाना पीना सारी चीजें जाती हैं। ठीक है। प्लेसेंटा के माध्यम से। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रसव पूर्व देखभाल क्या है, यानी प्रसव के पूर्व देखभाल क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सगर्भता के दौरान देखभाल जो है प्रसव के पूर्व देखभाल होती है।
फिर इसमें आगे बात करें, प्रसव पूर्व देखभाल सगर्भता के दौरान माँ और उसके अजन्मे बच्चे को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, परामर्श और संसाधनों को संदर्भित करता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 दिया गया है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में गैसीय विनिमय होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में गैसीय जो विनिमय होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी इसे कहा जाता है विसरण। क्या कहा जाता है? विसरण। ठीक। फिर इसमें आगे बात करें, सामान्य गर्भावस्था लगभग 280 दिन या 9 महीने 7 दिन या 38 से 40 सप्ताह तक चलती है। तो ये आप सभी चीज ध्यान रखेंगे, 280 दिन हो तो इसको आंसर लगाना है, 9 महीने 7 दिन हो या भी राइट आंसर है, 38 से 40 सप्ताह हो तो भी राइट आंसर है। ठीक है। ये तीनों चीजें मैं आपको बताया है, दिन में हो गया, मंथ में हो गया, और ये आपको वीकली यानी कि हफ्ते की बात की गई है। ठीक। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आपको, यह आज का लास्ट क्वेश्चन था, और ये सारे जो क्वेश्चन है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सभी क्लासेस आपको जरूर देखनी है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके आप सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं, सभी क्लासेस की पीडीएफ। ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।